तो चलो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं अपने टैक्सेशन सब्जेक्ट का। और भाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है हर एक कंपनी के लिए जो टैक्स पे करती है और हर एक उस प्रोफेशनल के लिए जो कंपनी के कंसल्टेंट्स होते हैं, जो कंपनी को ये बताते हैं कि भाई आपको क्या टैक्स पे करना है, कैसे कैसे टैक्स पे करना है, कब कब टैक्स पे करना है। तो ये कंसेप्ट तमाम लोगों के लिए जो भी इनकम टैक्स से डील करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे बता दो किसी भी कंपनी का या किसी भी कंसल्टेंट का एकमात्र उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? सर, किसी भी कंसल्टेंट का, किसी भी कंपनी का एकमात्र जो उद्देश्य है वो है टैक्स को सेव करना, टैक्स को बचाना। किसी तरह से भी टैक्स बच जाए भाई, पैसे बच जाएं। कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देके खुश नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स जीएसटी नहीं देना चाहता। सब कहते हैं अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो करप्शन है, ये लोग कुछ करते नहीं है हमारे पैसे का, ये तो हमारे पैसे बर्बाद करते हैं, हम लोग टैक्स नहीं देना चाहते। हर आदमी अपना टैक्स सेव करना चाहता है, हर आदमी अपना टैक्स बचाना चाहता है। चाहे वो एक सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही हो, चाहे वो कैपिटल गेन अर्न कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हर आदमी का एकमात्र उद्देश्य वो क्या? टैक्स को बचाना। और अगर एकमात्र उद्देश्य टैक्स को बचाना तो भाई साम दाम दंड भेद कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे टैक्स को बचाने के लिए। फिर ये नहीं सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, जो बन पड़े हमसे, जो हम काम कर सकें, चाहे वो गलत काम हो चाहे वो सही काम हो, हम कुछ भी करके साम दाम दंड भेद करके अपने टैक्स को बचाएंगे। ये उद्देश्य बना लेते हैं हर कंसल्टेंट और हर कंपनी। कुछ भी हो, टैक्स बचना चाहिए, टैक्स हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पे करना, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो साम दाम दंड भेद सारी टेक्निक लगा के टैक्स को बचाने की कोशिश का भरसक प्रयास किया जाता है। तो ये जो टैक्स बचाने की कोशिश है, इस कोशिश को हम 3 रूपों में देखते हैं। ये हैं 3 रूप जिसमें हम टैक्स बचाने की कोशिश को देखते हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। तीनों का एक ही उद्देश्य, तीनों का एक ही उद्देश्य टैक्स को बचाना है। कुछ भी करके टैक्स बचाना। ये चौथा है बेचारा, ये कोई टैक्स को बचाने का उद्देश्य नहीं है, ये तो टैक्स की गवर्नेंस है, टैक्स मैनेज अच्छी तरह हो, सबके पास टाइमली टैक्स का अकाउंट अमाउंट पता लगे कितना टैक्स है, गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पे हो, रिटर्न फाइलिंग ढंग से हो। तो ये वो घर के बड़े भैया हैं जो सब छोटे भैया को मैनेज करते हैं कि हाँ भाई सब लोग ठीक ठाक काम करें। ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो यहां पर अभी मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मेरा जो उद्देश्य है वो तो इस पे होगा कि मैं अपना टैक्स कैसे बचा सकता हूं। और टैक्स बचाने के 3 तरीके मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। टैक्स आपका इन 3 तरीकों से बचेगा। और हर कंसल्टेंट का, चाहे वो चार्ट अकाउंटेंट हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे वो सीएम में हो, चाहे वो एमबीए फाइनेंस हो, चाहे वो सीएफए हो, चाहे वो कोई भी फाइनेंस कंसल्टेंट हो, सबका वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स, सीएफओ का जो केआरए होता है उसका वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू सेव टैक्स। बट नाउ वी नीड टू डिसाइड whether we can go the wrong way also in saving the tax। क्या हम गलत तरीके भी अपना सकते हैं टैक्स को सेव करने के लिए? ये हमें सोचना पड़ेगा एज अ इंडिविजुअल। ये अपना इंडिविजुअल कॉल है। करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। टैक्स की चोरी बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे जाके करते हैं, लेकिन अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल तक टैक्स की चोरी करेंगे, किस लेवल तक टैक्स की चोरी को हम एक्सेप्ट करेंगे, या हम क्या करेंगे टैक्स को बचाने के लिए। क्या हम अपना ईमान बेच देंगे टैक्स को बचाने के लिए? देखना लायक। कई बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बेच देंगे अगर पैसे बच रहे हैं तो। नालायक, गलत बात। हम अपना धर्म ईमान नहीं बेचेंगे अगर हमें टैक्स बचाने का मौका मिले। बहरहाल 3 टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। तीनों ही टर्म्स से टैक्स बचता है। अगर तीनों ही टर्म से टैक्स बचता है तो सर तो तीनों में डिफरेंस क्या है? आओ मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें बताता हूं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आते हैं टैक्स प्लानिंग। भाई टैक्स प्लानिंग किसको कहते हैं? अब
जितना मैं जिस पॉइंट पे मैं जाता हूं उस पे रुक जाना, उससे आगे मत बढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक करके मैं तुम्हें लेके चलूंगा नीचे वाले पॉइंट्स तक। ऐसा मत करना कि पहले वीडियो रोक के तुमने सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए फिर मेरी बात सुन रहे हो। पहले मैं जिस जिस पॉइंट पे हाथ रखता हूं उस तक चलते जाना, मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा और समझते जाना। सबसे पहला है टैक्स प्लानिंग। भाई टैक्स प्लानिंग क्या होता है? किसी बंदे की रियल इनकम है 1 लाख रुपीज, मुझे पता है, मैंने बेसिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है रियल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स तो टैक्सेबल इनकम पे लगता है। इस केस में टैक्सेबल इनकम है 80,000 रुपीज। उस बंदे की रियल इनकम थी 1 लाख रुपीज और इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 80,000 रुपीज, 20,000 रुपए कम। अभी नीचे का बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है सर? 80,000 रुपीज टैक्सेबल इनकम आ गई। सपोज तुम जिस हेड की बात कर रहे हो उस पे जो तुम्हारा रेट है वो है 30%। तो बताना 80,000 रुपए पे कितना टैक्स बचा, कितना टैक्स बना? 80,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 30%, 24,000 रुपीज। तुम्हारा 80,000 पे टैक्स बना उस पर्सन का या उस कंपनी का 24,000 रुपीज। कंपनी तुम्हारे पास आई, तुम सीएम में हो, डायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट हो, तुमने डायरेक्ट टैक्स बहुत हाई लेवल तक पढ़ा है। तुमसे उस कंपनी ने या उस इंडिविजुअल ने पूछा, अरे भाई बताओ, मैं ये टैक्स 24,000 रुपए का, अभी नीचे का मत पढ़ना, बार बार बोल रहा हूं, ये 24,000 रुपए का टैक्स मेरा बन रहा है, कुछ तो कम करने में मदद कर दो भाई, कुछ तो कम करने में मदद कर दो। तुमने कहा अच्छा चलो देखते हैं, लाओ जरा अपने अकाउंट्स दिखाओ। आपने अकाउंट्स देखे, आपने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस देखे और आपने एक बात जानी, वो ये बात जानी कि ये जो 80,000 रुपए का टैक्सेबल इनकम आया है इस पर्सन का, अगर ये पर्सन इस 80,000 रुपए में से 10,000 रुपए, 80,000 रुपए में से 10,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाल दे, जिसकी अवधि हो 5 साल, एटलीस्ट 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करा दे। 10,000 रुपए इसमें से फिक्स डिपॉजिट में डाल दे जिसकी अवधि हो 5 साल। तो इनकम टैक्स एक्ट ऐसा कहता है कि टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट सेविंग, आई विल अलाउ अ डिडक्शन ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। तुम बड़े खुश, तुम गए क्लाइंट के पास, क्लाइंट से बोला अरे 80,000 रुपए कमाए थे ना? क्लाइंट बोलता है हाँ 80,000 रुपए कमाए हैं। क्या 10,000 रुपए अगले 5 साल के लिए ब्लॉक कर सकते हो अगर टैक्स बच जाए तो? क्लाइंट कहता है हाँ हाँ सर बिल्कुल कर दूंगा, अगर टैक्स बचता है 10,000 रुपए ब्लॉक कर दो, मेरे को अभी अर्जेंट नीड नहीं है पैसे की। तुमने क्या किया? तुमने 80,000 रुपए में से 10,000 रुपए की एफडी करा दी जिसकी अवधि 5 साल या उससे ज्यादा हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला अगर तुम अपनी प्रॉफिट में से अपना कुछ सेविंग्स में डाल देते हो और वो सेविंग्स में डालने की अवधि 5 साल से ज्यादा होती है, तो टू प्रमोट सेविंग्स वी विल गिव यू एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ रुपीज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट। तो अब तुम्हें एक डिडक्शन मिली जो कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, अंडर एक्ट मिली, एक्ट के प्रोविजन से मिली 10,000 रुपए की डिडक्शन। अब तुम्हारा टैक्सेबल इनकम कितना आ गया? 70,000 रुपए। तुम्हारा टैक्सेबल इनकम 10,000 रुपए रिड्यूस हो गया। तो पहले जहां तुम्हारा टैक्स बन रहा था 24,000 रुपए, अब तुम्हारा टैक्स कितना बन रहा है? 21,000 रुपए। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 21,000 रुपए। तुमने क्लाइंट की टैक्स में कितने रुपए की बचत कराई? तुमने 3,000 रुपए की बचत करा दी। क्लाइंट खुश, क्लाइंट कह रहा है वाह सीएम में साहब आप तो बहुत अमेजिंग आदमी हो, आपने हमारी 3,000 रुपए की बचत करा दी, सुपर्ब, अमेजिंग। सो जब तुम टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की शरण लेते हो और उसके प्रोविजंस के तहत जो जेन्युइन बेनिफिट्स सरकार ने तुम्हें दिए हैं, उन जेन्युइन बेनिफिट्स को अवेल करके अपनी टैक्स सेविंग करते हो, तब हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं टैक्स प्लानिंग। तो अपने टैक्स को इस तरह प्लान करो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अंदर रह के तुम अपने टैक्सेस को सेव कर सको, उसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। यहां तुमने टैक्स प्लानिंग करी, वरना तुम पहले कितने रुपए पे कर रहे थे टैक्स? 24,000 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, 80,000 का 30%, 24,000 रुपए तुम टैक्स पे कर रहे थे।
तुमने कहा नहीं भाई नहीं, मैं 24,000 रुपए टैक्स पे नहीं करना चाहता, कम पे करना चाहता हूं, इनकम टैक्स एक्ट को खंगालो, एक एक शब्द पढ़ डालो, एक एक पेज पढ़ डालो, एक एक पन्ना पढ़ डालो और बताओ मुझे कैसे टैक्स की सेविंग हो सकती है। तुमने निकाल के लाए कि 10,000 रुपए अगर एफडी में पहुंचा दिए जाए 5 साल की मिनिमम अवधि में तो एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है अंडर द एक्ट। गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है सेविंग्स को, इसीलिए ये वाला डिडक्शन देती है। तुमने वो डिडक्शन एलिजिबल थे, तुमने ले ली, जेन्युइनली ले ली और तुम्हारा टैक्सेबल इनकम कितना बन गया? तुम्हारा टैक्सेबल इनकम बन गया 70,000 रुपए। तुम्हारा टैक्स बना 21,000 रुपए। देयर इज अ सेविंग ऑफ 3,000 रुपीज। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज टैक्स प्लानिंग। दिस इज नोन एज टैक्स प्लानिंग। जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर रह के तुमने प्लानिंग करी उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ठीक है सर, बात समझ में आई? अब आओ दूसरा वर्ड पढ़ते हैं, टैक्स अवॉइडेंस। तीसरा वर्ड टैक्स इवेजन, या इसका एक और काउंटर पार्ट है कंसीलमेंट। टैक्स इवेजन या टैक्स कंसीलमेंट। ठीक है सर, आओ पहले देखते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि सर ये दोनों तो सिमिलर है, अवॉइडेंस इवेजन सिमिलर ना, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ओके, फिर वो एग्जांपल लेते हैं। भाई तुम्हारी रियल इनकम है 1 लाख रुपए, टैक्सेबल इनकम है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए पे बन रहे थे तुम्हारे कितने पैसे? 24,000 रुपए टैक्स बन रहा था, 80,000 का 30%। तुमने कहा दुहाई हो सीएम में साहब, दुहाई हो, इतनी पढ़ाई तुमने सीएम में फाउंडेशन इंटर और फाइनल में करी, इतनी कड़ी मेहनत करी, डायरेक्ट टैक्स के इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़े, फिर भी अरे तुम हमारे को टैक्स बचाने का कोई तरीका नहीं बता सकते क्या? तुमने कहा हाँ भाई हाँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूं, जरा एक्ट खोल के मुझे देखने दो। तुमने एक्ट देखा और उसको बताया अरे डिडक्शन ले लो ना 10,000 रुपए की, अगर 10,000 रुपए हैं एफडी में जमा कराओ, 5 साल के लिए ब्लॉक कर दो उसको। 5 साल के लिए अगर तुम वो पैसा एफडी में जमा करा दोगे तो 1 साल में, जिस साल में जमा कराया उस साल में तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी और डिडक्शन जो मिलेगी वो 10,000 रुपए की मिलेगी। तो बताना टैक्सेबल इनकम तुम्हारी कितनी आ जाएगी फिर? 70,000 रुपए। अब तुम्हें टैक्स कितना पड़ना पड़ेगा? तुम्हें भरना पड़ेगा 70,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 30%। तुम्हारे कितने रुपए की बचत हो गई? 3,000 रुपए की बचत हो गई। क्लाइंट अव्वल तो खुश हो गया, लेकिन ये कहते हैं ना लालच बुरी बला है। तो भाई क्लाइंट ने, क्योंकि आपने उसको लालच दे दिया, 3,000 रुपए का आपने उसका बेनिफिट करा दिया, अब क्लाइंट कह रहा है सर थोड़ा सा और। देखो बच्चे की जान लोगे क्या? इतना बड़ा बेनिफिट तुमने दिलाया 10,000 रुपए का, यहां पर थोड़ा सा और कुछ ऐसा करो जिससे कि ये 70,000 रुपए और कम हो जाएं। तुमने पूरा इनकम टैक्स एक्ट दोबारा खंगाला, एक एक शब्द, एक एक पन्ना, एक एक सेक्शन को पढ़ डाला, एक एक प्रोविजन को पढ़ डाला, एक एक प्रोवाइजो, एक एक क्लॉज, सब कुछ पढ़ डाला। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो तुम्हें एडिशनल बेनिफिट दे दे। तुमने अपने क्लाइंट को बोला नहीं भाई नहीं, 70,000 रुपए पे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। 70,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 30%, 21,000 रुपए बनते हैं। 21,000 रुपए तो तुम्हें टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। क्लाइंट ने कहा सर कुछ तो सोचो, अरे कुछ तो जुगाड़ होगा, कुछ तो करो और टैक्स बचाने के लिए। तुम ठहरे सीएम में, तुम्हारे ईगो पे चोट लगी। तुमने कहा अरे अगर हम टैक्स नहीं बचवा पाएंगे तो और कौन टैक्स बचवा पाएगा, और कोई भी टैक्स बचवा नहीं सकता। तो तुमने अपने क्लाइंट को बोला कि सुनो क्लाइंट, तुम्हारे को टैक्सेबल इनकम कितनी बनी है करंट ईयर में? क्लाइंट ने कहा 70,000 रुपए। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या कोई इसमें से ऐसी इनकम भी है जो अभी तुम्हें कैश में रिसीव नहीं हुई? क्लाइंट ने बोला हां 10,000 रुपए का एक मैंने माल बेचा है, उसने अभी कैश नहीं दिए, बट सर वो अगले साल दे देगा, मतलब मेरा तो ईयर एंड हो गया ना, अगले साल वो पक्का से दे देगा। तो लेकिन उसने माल मैंने ट्रांसफर कर दिया है, अक्रूअल बेसिस पे मैंने रेवेन्यू अक्रू कर लिया 10,000 रुपए, पैसे वो अगले साल देगा, 10,000 रुपए अगले साल देगा। तुमने बोला अच्छा तो एक काम कर सकते हो तुम, अगर तुम कुछ ऐसा करो कि जो ये अक्रू 10,000 रुपए करंट ईयर में हुए हैं, सरकार को ऐसा बता दो कि ये अक्रू अगले साल में हुए हैं। तो जो कस्टमर है उसने आपसे गुड्स ले लिए हैं और उस कस्टमर ने आपको अभी पैसे नहीं दिए।
तो ठीक है भाई, आपने सीएमए साहब को बताया कि भाई हाँ वो कस्टमर है जिसने मेरे से गुड्स तो ले लिए हैं 10,000 रुपए के, लेकिन उसने ना अभी 10,000 रुपए के मेरे को पैसे नहीं दिए। आपने उसको ये बोला, अपने क्लाइंट को बोला, अरे सुनो इस ट्रांजैक्शन को यहीं रोक दो, तुम क्या करो इस वाली ट्रांजैक्शन को अगले ईयर में शिफ्ट कर दो। तुम उस वाले अपने कस्टमर को बोलो कि भाई सुन, ये सेल्स इस साल की नहीं है, ये सेल्स अगले साल की है। मैं तुझे जो इनवॉइस बना के दूंगा, मैं तुझे जो डॉक्यूमेंटेशन दूंगा जो इस सेल को प्रूव करेगी, वो अगले साल की मैं तुझे बना के दूंगा। अभी रोक दे, अभी यहां पर सेल मत होने दे, ये सेल तेरी इस साल की नहीं है, ये सेल जो कंसिडर होगी अगले साल की होगी। तू अपनी बुक्स में भी जो परचेजेस दिखाइयो अगले साल दिखाइयो। हालांकि इन एसेंस ये जो सेल्स है ये है करंट ईयर की ही, लेकिन आपने ये सेल दिखा दी कब की, नेक्स्ट ईयर की। तो क्योंकि लॉ एक ईयर की सेल्स को ही मान्यता देता है उस ईयर में टैक्स करने के लिए, आपने पूरी की पूरी सेल्स ही अगले साल में शिफ्ट कर दी। यू हैव अपोर्शनड दीज सेल्स ऑफ 10,000 रुपीज टू द नेक्स्ट ईयर। तो भाई लॉ आपको मना नहीं करता, तो लॉ ऐसा नहीं कहता, इनकम टैक्स एक्ट ऐसा नहीं कहता कि भाई जो करंट ईयर की सेल्स हैं उनको आप अगले साल नहीं शो कर सकते, आप उन्हें अगले साल डेफर नहीं कर सकते, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट नहीं कहता। इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपकी जितनी भी सेल्स हुई हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर की, वो आपको उन पे टैक्स करना है। अभी तो हमारी मर्जी है ना, हम कितनी सेल्स ड्यूरिंग द करंट ईयर दिखाएं और कितनी सेल्स हम ड्यूरिंग द करंट ईयर ना दिखाएं। तो भाई हमने क्या किया, हमने एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन को जो करंट ईयर की थी उसको अगले साल में शिफ्ट कर दिया। आपका इन एसेंस, इन सब्सटेंस, आपका जो इंटेंशन था वो तो इस वाली रेवेन्यू को करंट ईयर में ही बुक करने का था, अगले साल भेजने का नहीं था आपका इंटेंशन। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए आपने इस तरह का अरेंजमेंट किया अपने कस्टमर के साथ, जिससे ये 10,000 की जो इनकम है ये करंट ईयर में रिफ्लेक्ट होने की बजाय नेक्स्ट ईयर में रिफ्लेक्ट हो रही है। सर बट करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर, दोनों ईयर में टैक्सेबिलिटी तो सेम आएगी, तो फिर इसका करने का फायदा क्या होगा? सर फायदा ये हो सकता है अगले साल में आपका टैक्स का रेट रिड्यूस हो रहा हो, अभी 30% हो, अगले साल में 25% हो रहा हो। तो अगर टैक्स का रेट रिड्यूस हो रहा है अगले साल में, आपकी ये ख्वाहिश रहेगी, आपकी ये चाहत रहेगी कि आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाओ जिससे कि आपकी टैक्सेबल इनकम अगले सालों में शिफ्ट हो जाए, करंट ईयर में आपको उसे बुक ना करना पड़े। दिस इज नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। अगर टैक्स को अवॉइड करने के लिए आप लॉ के अंदर अंदर कोई लूप होल निकाल लेते हो और उसको एक्सप्लॉइट करके आप टैक्स को बचा लेते हो, उसे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो ये गलत बात है ना भाई, गलत बात है ना भाई। ये 10,000 रुपए आपने करंट ईयर में कमाए थे ना, और आपने सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए आपने अपनी बुक्स में इसे अगले साल में ट्रांसफर कर दिया अपने कस्टमर के साथ सांठगांठ करके। तो आपको पता है पक्की आपकी सेल्स है, कस्टमर कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर ने आपके साथ ऑलरेडी डील कर ली है। बस आप क्या कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन को ट्रांसफर कर रहे हो अगले साल में। डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए थी 30 मार्च में, आप उसमें कस्टमर को कह रहे हो भाई 2 अप्रैल की डेट लिख दे, अगले साल में ट्रांसफर कर दे इस 10,000 रुपए को। तो लीगली गवर्नमेंट आपको पकड़ नहीं सकती क्योंकि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन भाई मॉरली मतलब प्रिंसिपल्स अगर देखा जाए तो आप गलत काम कर रहे हो। तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब आपने जानबूझ के कोई ऐसा काम किया जो काम का जो एम था वो था टैक्स को अवॉइड करना। वो काम आप अदरवाइज नहीं करते। अगर टैक्स अवॉइड करना एम नहीं होता, अगर टैक्स बचाने का आपका मकसद पूरा नहीं होता, तो आप वो काम नहीं करते। भाई कौन जेन्युइन बिजनेसमैन अपने 10,000 का रेवेन्यू अगले साल में शिफ्ट करेगा? वो कहेगा नहीं मुझे तो प्रीपोन करना है, मुझे तो जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। कौन ये कहेगा अपने कस्टमर को कि सुनो रुक जाओ, तुम ये वाला इनवॉइस अगले साल में जनरेट कर देना ताकि अगले साल में मेरा रेवेन्यू हो? कौन ऐसा चाहेगा? हर आदमी अपने रेवेन्यू को प्रीपोन करना चाहता है, यहां पर तुम अपने रेवेन्यू को पोस्टपोन करना चाहते हो। ये गलत बात है। हाँ, लॉ नहीं पकड़ सकता तुम्हें। लॉ क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि लॉ तो कहेगा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम जब भी तुमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया तब हम उस पर टैक्स ले लेंगे। तो लॉ के इसमें हाथ बंधे हैं लॉ में, भाई ये तुम्हारी मर्जी है तुम कब टैक्स कब रेवेन्यू बुक करते हो। लेकिन ये टैक्स अवॉइडेंस है, ये इलीगल तो नहीं है लेकिन ये इमोरल जरूर है। प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है लेकिन ये इलीगल नहीं है।
मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। भाई आपकी सैलरी ड्यूरिंग द करंट ईयर है से 4 लाख रुपए, और आपको पता है 5 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी पे टैक्स लगेगा, 5 लाख रुपए से नीचे की सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, सैलरी के चैप्टर में मैं एक्चुअल लिमिट्स पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। जिसकी भी 5 लाख रुपए तक की सैलरी होगी उसको टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी भी सैलरी 5 लाख से ऊपर होगी उसको टैक्स 5 लाख से ऊपर वाली सैलरी को टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी भी सैलरी 5 लाख तक होगी उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा। आपकी सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए, और आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता। ड्यूरिंग द करंट ईयर आपके परफॉर्मेंस से खुश होके मैनेजमेंट ने आपको एक बोनस दिया। कितने रुपए का बोनस दिया? आपको बोनस दिया 60,000 रुपीज का। जैसे ही बोनस डिक्लेयर हो रहा था आपकी धड़कन बढ़ रही थी कि अरे कहीं 1 लाख से ज्यादा ना हो तो टैक्स पे करना पड़ जाएगा। आपकी धड़कन रिलैक्स हुई जब अनाउंस हुआ कि 60,000 का बोनस आपको दिया जा रहा है। आपने कहा वाह, 4,60,000, स्टिल 5 लाख से ऊपर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, मेरे को एक भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। इमीडिएटली उसी ईयर में कुछ ही महीने बाद, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हो गई, मैनेजमेंट ने दोबारा आपके नाम एक बोनस डिक्लेयर किया। इस बार जो बोनस का अमाउंट था वो था 80,000 रुपीज। आपकी दिल की धड़कन और बढ़ गई, अरे बाप रे 80,000 रुपीज, पहले 460 हो गया था और 80,000 ऐड करोगे, मेरा तो टैक्सेबल लिमिट के बाहर चला जाएगा, 5,40,000 हो जाएगा, मेरा टैक्सेबल लिमिट के बाहर चला जाएगा। आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी, सुनो मैनेजमेंट, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ये बोनस मुझे दे रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है मैं एलिजिबल हूं इस बोनस के, आप मुझे लेटर दे दो, लेकिन एक्चुअली में ऑन पेपर्स, दस्तावेजों में ना, इस बोनस को आप मुझे अगले साल दे देना प्लीज, क्योंकि अगले साल पता नहीं बोनस मिले ना मिले, हो सकता है मेरे 4 लाख ही रह जाए, कुछ भी बोनस ना मिले, ऐसा हो सकता है ना। तो ये 80,000 रुपए आप मुझे अगले साल दे देना, ताकि मैं टैक्सेबल लिमिट से ना इस बार बाहर जाऊं ना अगले साल बाहर जाऊं, क्योंकि इस साल मेरी टैक्सेबल लिमिट थी 460, मेरी टैक्सेबल इनकम थी 460, 80 मिला दूंगा तो मैं टैक्सेबल वाले स्लैब में आ जाऊंगा। तो बस आप मेरे पे एक एहसान कर दो कि आप मेरे को ये 80,000 रुपए अगले साल दे देना, मेरे अगले साल की इनकम हो जाएगी 4,80,000 रुपए, मैं टैक्स नेट से बाहर रहूंगा अगले साल भी, करंट ईयर भी। मैनेजमेंट को क्या फर्क पड़ता है, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट मान ली। लेकिन इस पूरे अरेंजमेंट में लॉस किसका हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जेन्युइन टैक्स मिलना चाहिए था 5,40,000 रुपए पे, इसी साल में ये टैक्स मिलना चाहिए था, 5,40,000 रुपए पे टैक्स मिलना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मिल पाया। अनफॉर्चुनेटली दिस ट्रांजैक्शन वॉज डेल्ट विद एज अवॉइडेंस टेक्निक। ये ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या था? टैक्स को अवॉइड करना। तो टैक्स को अवॉइड करना पर्पस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने आपस में मिलके इस तरह का एक अरेंजमेंट कर लिया है जिसका पर्पस ही टैक्स को अवॉइड करना था, और उन्होंने अगले साल में अपनी इनकम को ट्रांसफर कर दिया है, भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। जहां पर बोनस पिछले साल मिल रहा है अगले साल मिल जाए, इसमें कोई इलीगल नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच की बात है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर नथिंग टू से इन दिस ट्रांजैक्शन, बट दिस ट्रांजैक्शन इज अ केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि आप लॉ को तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन इन सब्सटेंस, इन रियलिटी आप टैक्स को छुपा रहे हो, टैक्स को बचा रहे हो। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, जहां 60,000 रुपए की आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई और 60,000 रुपए पे 30%, 18,000 रुपए आपने टैक्स पे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो नेचुरली भाई आपने 3,000 रुपए का टैक्स प्लान किया और 3,000 रुपए का टैक्स अवॉइड कर गए आप। 3,000 रुपए का टैक्स प्लान किया और 3,000 रुपए का टैक्स अवॉइड कर गए आप। तो 3,000 रुपए टैक्स प्लानिंग, जो यहां पर ये हुआ दिस इज टैक्स प्लानिंग, लेकिन जो ये हुआ, ये जो आपने पोर्शन कर दिया टू द नेक्स्ट ईयर, दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव टैक्स को बचाना हो, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। हां लीगल होता है, लेकिन प्रिंसिपली एथिकली गलत होता है। इन सब्सटेंस जो बात है, जो रियलिटी बात है, आपने उससे परे कोई बात करी है तो वो बात इतनी ज्यादा वो बात सही नहीं होती। ठीक है सर। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, टैक्स इवेजन या कंसीलमेंट। वही कहानी भाई, आपकी रियल इनकम थी 1 लाख, आपकी टैक्सेबल इनकम थी 80,000,
आप गए सीएमए साहब के पास, सीएमए साहब को बोला दुहाई हो सरकार, दुहाई हो, कुछ तो टैक्स बचवा दो। 80,000 रुपए पे 24,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। 24,000 रुपए जो मैं टैक्स दूंगा बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा, इतना टैक्स थोड़ी कोई पे करता है भाई, कुछ बचवा दो। आप सीएम में, आपने खंगाला इनकम टैक्स एक्ट, आपने बोला अरे भाई बताओ भाई बताओ, क्या 10,000 रुपए एफडी में जमा करा सकते हो 5 साल के लिए, डिडक्शन मिल जाएगी। आपको क्लाइंट ने कहा नहीं भाई नहीं, 10,000 रुपए में 5 साल के लिए ब्लॉक नहीं कर सकता, कैश अभी क्रंच है मेरे पास, मैं इतने बड़ा रकम 10,000 रुपए 5 साल के लिए ब्लॉक कर दूंगा तो मैं अपने अभी खाऊंगा क्या, पहनूंगा क्या, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, मैं अपना बिजनेस कैसे करूंगा, प्रोडक्शन कैसे होगी। नहीं भाई नहीं, मैं 10,000 रुपए गवर्नमेंट के पास नहीं जमा करा सकता। सीएमए साहब कोई जुगाड़ बताओ। अब दो तरह के सीएम में, गुड सीएम में, बैड सीएम में। गुड सीएम में कहते हैं नहीं नहीं कोई जुगाड़ नहीं है, जाओ यहां से, कोई नहीं, आप 10,000 रुपए नहीं जमा करा सकते तो नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहां से। बैड सीएम में, बैड सीएम में कहेगा एक जुगाड़ बताऊं, 10,000 रुपए जमा मत कराओ लेकिन फिर भी 10,000 रुपए की डिडक्शन ले लो। क्लाइंट पूछेगा कैसे? सीएमए साहब कहेंगे मैं तुम्हें एक नकली फिक्स डिपॉजिट की रिसीट बनाकर दूंगा एचडीएफसी बैंक की, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ओरिजिनल है, वो पेपर्स में लगा देना। गवर्नमेंट को ये थोड़ी देखने भागेगी, एचडीएफसी बैंक को कॉल करके थोड़ी पूछेगी कि भाई बताना फलाने फलाने आदमी ने 10,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, ऐसा थोड़ी होगा। बस ये जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करा देना, वो बेवकूफ बन जाएगी और तुम्हें 10,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज नोन एज फ्रॉड, दिस इज नोन एज फ्रॉड, ये इलीगल काम कर रहे हो आप, एंड दिस इज नोन एज इवेजन। ये आप लॉ के 4 कॉर्नर्स में नहीं कर रहे काम, इलीगल काम है। नकली दस्तावेज बनाना इलीगल काम है, अपनी इनकम को एक ईयर से दूसरी ईयर में ट्रांसफर करना इलीगल काम नहीं है, ये तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिसाइड होता है। इसमें कोई मैंने इलीगल काम थोड़ी किया है, आपने अपने कस्टमर को बोल दिया इनवॉइस पे डेट 1 अप्रैल की डलेगी, 2 अप्रैल की डलेगी, वही मान्यता प्राप्त होगी, जो इनवॉइस की डेट है उसी को माना जाएगा, इलीगल नहीं है। लेकिन अगर आपने फोर्जरी करी, आपने एक्चुअली में जमा नहीं कराया 10,000 रुपए लेकिन आपने एफडीआर को फोर्ज कर दिया, दैट इज फ्रॉड, फ्रोजरी माना जाएगा, एंड दिस इज नोन एज टैक्स इवेजन। आ गया हो, यहां पर भी आपकी भूख खत्म नहीं हुई। आपका नेट टैक्सेबल इनकम था 70,000 रुपए, आपने फ्रॉड करने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम 70,000 रुपए आपने कंप्यूट करी। आपने अपने एसएससी को बोला एसएससी सुनो 70,000 पे 30% 21,000 रुपए देना पड़ेगा। एसएससी ने कहा दुहाई हो, मैं 21,000 रुपए भी नहीं दूंगा, मुझे और कोई तरीका बताओ। आपने सीधे से क्या कहा? आपने कहा ठीक है, ऑल्दो तुम्हारी इनकम बन रही है 70,000 लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाएंगे 60,000। वो कैसे? बस कुछ भी नहीं बोलेंगे, अगर पकड़े गए तो बाद में देखी जाएगी, नहीं पकड़े गए जो निकल जाएगा भाई हमारा केस। तो ऑल्दो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम आ रही है 70,000 जो कि एक फ्रॉड करने के बावजूद है, फिर हम दोबारा कुछ इनकम को कंसील कर जाएंगे, उस इनकम को दिखाएंगे ही नहीं तुम्हारी रिटर्न में। और अक्सर ये वाला कंसीलमेंट किस वाले केस में होता है? जहां पर कैश में ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जब भी कैश आप सेल्स करते हो, आप किसी दुकान पे जाते हो और आप कैश देते हो, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट दैट शॉपकीपर इज नॉट गोइंग टू शो दिस सेल्स इन इट्स इनकम। अब 70,000 रुपए की नेट इनकम थी उसकी, उसने डिस्क्लोज कितनी करी? 60,000 रुपए। इसने जो 60,000 रुपए डिस्क्लोज करी, इस पे भाई टैक्स कितना बना? इस पे टैक्स बना 18,000 रुपए। वाह, टैक्स पे कितना करना चाहिए था? 24,000 रुपए। टैक्स पे कितना हो रहा है? 18,000 रुपए। ये जो पूरा का पूरा 6,000 रुपए का सेविंग हुआ ना, दिस इज नोन एज टैक्स इवेजन। ये तुमने टैक्स इवेड कर दिया। 10,000 रुपए तो यहां इवेड किया, नकली फर्जी बिल लगा के अपने टैक्स में डिडक्शन लेके, जो एलिजिबल नहीं थे तुम, इलीगल काम है ये करके, और फिर इनकम को कुछ कंसील करके, इनकम को छुपा के, इसका तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं था, कोई वैलिड तुम्हारे पास प्रूफ भी नहीं था, तुमने कम क्यों इनकम डिस्क्लोज करी? तुमने अपना ब्योरा जो दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो कम दिया। ये ब्योरा कम देना भी इज अ कंसीलमेंट ऑफ इनकम। दिस इज कैटेगराइज्ड एज टैक्स इवेजन और टैक्स कंसीलमेंट। सो 3 तरह के आपको मैंने इंस्टांसेस दिखाए जहां पर कि आपका टैक्स बच सकता है। सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग
इनकम टैक्स के फोर वॉल्स के अंदर, इनकम टैक्स के परव्यू के अंदर जो जो हम बेनिफिट्स ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ये लीगल होता है और मॉरल भी होता है। लीगल मतलब लॉ ने परमिट किया है, लॉ इसमें कोई आपका बाधा नहीं क्रिएट करेगा। दूसरा, मॉरल भी होता है। आपका जमीर, आपका ईमान, आपकी अंतरात्मा, आपका सोल आपको धिक्कारेगा नहीं ये काम करने के बाद। सर धिक्कारेगा तो हमें औरों में भी नहीं। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्लाइंट का प्रॉफिट हो रहा है, हमें फीस ज्यादा मिल रही है तो हमें वैसे भी नहीं धिक्कारेगा। कौन धिक्कारता है? नालायक, बदतमीजी मत करना, धिक्कारेगा। अगर तुमने गलत काम किया तो धिक्कारता है, सबका दिल धिक्कारता है। तुम बस उस जमीर को ना दबा देते हो और कोई बात नहीं है। तुम नालायक हो ना, तुम जमीर को दबा देते हो, जमीर को दबाना नहीं है। अच्छा सर ठीक है, तो प्लानिंग लीगल भी है, मॉरल भी। अवॉइडेंस, जब लॉ के किनार फोर कॉर्नर्स के अंदर अंदर रह के मैं कोई टैक्स को चोरी करने का तरीका अपना लेता हूं जो एथिकल नहीं है, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन लॉ उसमें कुछ नहीं कर सकता। भाई लीगल है लेकिन इमोरल है। लॉ कुछ नहीं कहेगा। लॉ एक ऐसा अग्रीमेंट में जहां तुमने इनकम इधर से उधर करी, लॉ कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इमोरल तो है ना, गलत बात तो है ना। तुम्हें जो इनकम इस साल की हुई वो इसी साल में दिखानी चाहिए थी ना। तुमने क्यों एक फर्जी इनवॉइस बनाया जिसमें तुमने ऑल दो सेल हो गई 30 मार्च को, लेकिन तुमने उस इनवॉइस को 3 अप्रैल की डेट डाली। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है ना, इसलिए मैं 30 मार्च और 3 अप्रैल की बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, 31 मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है हमारा। क्यों करा ऐसा? नहीं करना चाहिए था ना। तो लीगल है लेकिन इमोरल है। और लास्ट, चोरी, प्योर चोरी, इलीगल है और इमोरल है। इलीगल भी है और इमोरल भी है। लास्ट, इवेजन या टैक्स का कंसीलमेंट होना। तो ये हैं 3 तरीके जिससे कि आप टैक्स बचा सकते हो। तीनों में से अब आपको डिसाइड करना है एज अ गुड सीएमए, डू यू वांट टू बी अ गुड सीएमए और डू यू वांट टू बी अ बैड सीएमए। अगर आप गुड सीएमए बनना चाहते हो तो आप इस तरफ टिल्टेड रहोगे हमेशा, और अगर आप बैड सीएमए बनना चाहते हो तो आपका टिल्ट इस तरफ रहेगा हमेशा। मुझे पता है लालच आपकी आंखों में साफ साफ झलक रहा है, मैं कैमरा के परे देख पा रहा हूं कितना लालच आप सबकी आंखों में भरा हुआ है। खैर, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट एस्पेक्ट पे। भाई लास्ट एस्पेक्ट कोई टैक्स नहीं बचाता, लास्ट एस्पेक्ट में कोई बेनिफिट नहीं होता, बट ये बस ये कहता है सिस्टमैटिक वे में हर चीज करो, हर ड्यू डेट का पालन करो। जब टैक्स भरना है ड्यू डेट पे टैक्स भरो, जब रिटर्न फाइल करना है मतलब ब्यौरा देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्यौरा दो। गवर्नमेंट ने अगर कोई सवाल पूछा आपसे उसे ड्यूली कंप्लाई करो, रिस्पॉन्ड करो। टाइम से हर काम होना चाहिए टैक्स के रिलेशनशिप में, उसे कहते हैं टैक्स मैनेजमेंट। सो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, टैक्स पेमेंट की डेट का ध्यान रखना है, टैक्स किस दिन भरा जाएगा उस दिन भरा जाना चाहिए, क्योंकि आप लेट भरा अगर आपने तो इंटरेस्ट लग जाता है भाई। तो जिस दिन भरा जाना चाहिए उस दिन भरा जाना चाहिए। रिटर्न कब फाइल करनी है उसकी डेट सही होनी चाहिए और रिटर्न फाइल टाइम से होनी चाहिए। कंप्लायंसेस आप जो भी करोगे, जैसे गवर्नमेंट को आपको जवाब देना है अपने रिटर्न के बारे में, अपने इनकम के बारे में। आपको अगर कोई स्क्रूटिनी में केस उठ जाता है, प्रोसीडिंग में केस उठ जाता है, उसका कंप्लायंस करना पड़ता है, वो प्रॉपर्ली करो। टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली करो। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट। जैसे 7 तारीख को टीडीएस भरना ही भरना होता है, तो अपने सिस्टम में एक अलार्म लगा लो जिससे 5 तारीख को आपको एक वार्निंग शो हो जाए कि बस 2 दिन बचे हैं टीडीएस भरने में, जल्दी से भरो। सो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। ड्यू रिस्पॉन्सेज टू द क्वेरीज ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स डिपार्टमेंट जो क्वेरी पूछता है उसको रिस्पॉन्ड करो भाई। अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाएगी। तो मोरालिटी और लीगैलिटी की इसमें बात नहीं आती, ये आपकी ड्यूटी है, आपको ये करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, मिसमैनेज रहोगे, तो जैसे आप पढ़ाई में अगर मिसमैनेजमेंट करते हो, कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ लिया जो अच्छा लगता है, जो नहीं अच्छा लगता उसको कम पढ़ा, मिसमैनेज करते हो तो बाद में आप ही पछताते हो ना। सिमिलरली टैक्सेशन का अगर आपने मिसमैनेजमेंट किया तो बाद में जाके आप ही पछताओगे, आप ही अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाओगे, टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाओगे और आप ही सफर करोगे। So tax management is nothing to do with tax saving. It is just administration of tax, supervision of tax, जहां पर आप टैक्स को प्रॉपरली कंट्रोल करोगे और प्रॉपरली अपने टैक्स को मैनेज करोगे।